हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 9 एंड इज दैट फिनेंशियल मार्केट, जिसमें हम लोगों ने मनी मार्केट से शुरू किया है और जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखे हम लोगों ने, उसके कुछ टाइप देखे। आज हम लोग देखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, यानी कि गाइस पर्टिकुलरली ये एक इंस्ट्रूमेंट आपको 2 या 3 मार्क में पूछा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर? तो फर्स्ट वन हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ट्रेजरी बिल। अब देखते हैं कि ये ट्रेजरी बिल होता क्या है। तो फर्स्ट है इट्स short-term financial instrument which is issued by RBI on behalf of government of India, यानी कि RBI इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ में अगर कोई इशू करके देती है, कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करके देती है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कुछ सिचुएशन के हिसाब से, तो वो हमारा क्या होता है, ट्रेजरी बिल होता है। क्लियर? और ये कंपलसरी आरबीआई ही इशू कर सकता है और कोई इशू नहीं कर सकता, और वो भी किसके बिहाफ में इशू करता है, तो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में इशू करता है। क्लियर? इट्स अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मनी मार्केट इन ऑल ओवर वर्ल्ड। अगर आरबीआई ने आपको ये इशू करके दिया है, जनरली हमें इशू करके नहीं दिया जाता, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए होता है। तो अगर गवर्नमेंट को आरबीआई ने इशू करके दिया है तो हम उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? गवर्नमेंट प्रोक्यूर द बोरोड मनी फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। इसका मतलब क्या होता है गाइस, ये ट्रेजरी बिल क्यों इशू करके दिया जाता है आरबीआई के थ्रू? तो कि गवर्नमेंट को, अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट को अगर किसी से पैसे बोरो करने हैं तो ये वन टाइप ऑफ उसका प्रूफ है कि ये इंडियन गवर्नमेंट आपके पैसे के साथ कभी चीट नहीं करेगी, ये आपको रिटर्न करेगी ही करेगी। क्लियर? जैसे हम लोग कैसे बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो हमारे पास से मतलब 1-2 प्रूफ मांगे जाते हैं कि भाई आपका रेसिडेंशियल प्रूफ है, ये 2 लोग हैं जो मतलब विटनेस में रहेंगे। क्लियर? किसी का अकाउंट का डिटेल भी हमें देना पड़ता है कि अगर इसने लोन नहीं चुकाया तो उसको चुकाना पड़ेगा। तो ये वन टाइप ऑफ गारंटी जैसा है कि आरबीआई इंडियन गवर्नमेंट का गारंटी लेती है कि अगर आपने इसके पैसे दिए हैं तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ये नहीं देता तो हम उसको चुका देंगे। क्लियर? वन टाइप ऑफ विटनेस है आरबीआई गवर्नमेंट के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए। क्लियर? It's a process, it's a possess the cash liquidity as the maturity date of a treasury bill is either। ये जनरली शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है और कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, तो कि आइदर 91 डेज का हो सकता है, 182 डेज का भी हो सकता है और 364 डेज का भी हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम अगेन हम लोग 1 ईयर तक का ही ट्रेजरी बिल्स यूज कर सकते हैं। क्लियर? यानी कि आरबीआई उतने दिन तक का ही उसको इशू करके देगी। ट्रेजरी बिल इज अ जीरो कूपन बॉन्ड बिकॉज द इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन इट। ट्रेजरी बिल के लिए कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। इट इज इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम एट अ पार। इसको हम लोग डिस्काउंट से इशू करके रिडीम कर सकते हैं एट पार। एंड ट्रेजरी बिल इज अ नोन एज, उसको टी बिल से भी जाना जाता है। क्लियर? इन शॉर्ट ट्रेजरी बिल क्या हुआ कि अगर इंडियन गवर्नमेंट को किसी से पैसे बोरो करना है तो उसको ट्रेजरी बिल्स चाहिए होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ कौन इशू कर सकता है, तो कि आरबीआई कर सकता है। कितने टाइम पीरियड के लिए कर सकता है, तो कि 91, 182 एंड 364 डेज के लिए कर सकता है। इसके लिए कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है और उसको हम लोग टी बिल से भी जान सकते हैं। क्लियर? सेकेंड वन जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है कमर्शियल पेपर। अब कमर्शियल पेपर क्या है वो देखते हैं। इट्स मोर पॉपुलर आफ्टर 1980। 1980 के बाद ये ज़्यादातर पॉपुलर हुआ है। आरबीआई इशूड कमर्शियल पेपर फर्स्ट टाइम इन जनवरी 1990। आरबीआई ने फर्स्ट टाइम कब इशू किया था, तो कि 1990 में किया था। इट्स अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट लाइक अ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है कि भाई जैसे गाइज हम लोग कोई फ्रेंड्स है वगैरह या तो फिर इनफॉर्मल कोई रिलेशन कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई मैं तेरे को लिख के देता हूँ, बस मेरी गारंटी है कि मैं तेरे को लिख के देता हूँ कि ये मैं करूँगा ही, या तो फिर तू मुझे अभी 10,000 रुपये दे, मैं तेरे को लिख के देता हूँ कि मैं तेरे को फ्यूचर में 10,000 रुपये वापस दे दूंगा। क्लियर? अब ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉमिसरी नोट है वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। कल को जाके वो बंदा ऐसा भी बोल सकता है कि ये तो मैंने लिखा ही नहीं था। क्लियर? तो इसमें यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल से कैसे होगी, एकदम कम होगी। क्लियर? इट इज़ ऑल्सो फॉर शॉर्ट टर्म। अगेन ये शॉर्ट टर्म के लिए है। इट्स इशूड बाय द कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन हैविंग अ हाई क्रेडिट वर्दीनेस। ये इशू किया जा सकता है, कोई कॉपरेटिव इंस्टीट्यूशन है कि जिसका क्रेडिट हाई है तो वो लोग ऐसे कमर्शियल पेपर को इशू कर सकते हैं। क्लियर? कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन इशू फॉर मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम 1 ईयर। कोई कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो ये इसको कमर्शियल पेपर को इशू कर सकते हैं किसी के भी बिहाफ में, और वो मिनिमम 7 डेज का होता है और मैक्सिमम 1 ईयर का होता है। गाइज ये जो टाइम पीरियड वगैरह डेज वगैरह आ रहे हैं ना, जो हम लोग ईयर वगैरह देख रहे हैं कि 1990 के बाद आरबीआई ने फर्स्ट टाइम इशू किया एंड ऑल दैट, ये 1 मार्क के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको खास याद रखना है। क्लियर?
रेगुलेटेड बाय आरबीआई, अगेन रेगुलेशन रूल्स रेगुलेशन किसके होंगे, आरबीआई के होंगे। इशूड फॉर 5 लाख रुपीज और इट्स अ मल्टीपल एंड ऑल्सो एट डिस्काउंट, यानी कि हम लोग कंपल्सरी कमर्शियल पेपर 5 लाख, ये तो उसके या तो फिर उसके मल्टीपल का, यानी कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, क्लियर, ऐसे नंबर्स ऑफ रुपीज़ के लिए ही हम लोग ये कमर्शियल पेपर यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो नोन एज, उसके और अनदर नेम क्या है, तो कि फिनांस पेपर है, इंडस्ट्रियल पेपर है, या तो फिर आप उसको कॉर्पोरेट पेपर भी बोल सकते हो, क्लियर। तो कमर्शियल पेपर क्या है गाइस, तो कि ये कोई भी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन उसको इशू कर सकते हैं कि जिसका क्रेडिट हाई है, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होगी क्योंकि ये प्रॉमिसरी नोट के जैसा है, उसको आप 5 लाख तक का इश्यू कर सकते हो या तो फिर उसके मल्टीपल कोई भी अमाउंट में कर सकते हो, क्लियर। मिनिमम 7 डेज से लेके मैक्सिमम 364 डेज तक का आप इशू कर सकते हो, उसको फाइनेंस पेपर, इंडस्ट्रियल पेपर या तो फिर कोऑपरेटिव पेपर के नाम से भी आप जान सकते हो, क्लियर। थर्ड वन जो हमारा है वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यानी कि थर्ड इंस्ट्रूमेंट है। अब गाइस डिपॉजिट जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भी जैसे फिक्स डिपॉजिट के जैसा हो सकता है या तो फिर हम लोग जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं वैसा हो सकता है, तो ये वैसा नहीं है। इट्स सिक्योर्ड एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर शॉर्ट टर्म, यानी कि ये सिक्योर्ड है और नेगोशिएबल भी है और शॉर्ट टर्म के लिए है, क्लियर। शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन इश्यू इट, कोई भी कमर्शियल बैंक है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इसको इश्यू कर सकते हैं, क्लियर। इट कैन बी सॉल्व बिकॉज ऑफ इट्स नेगोशिएबल, इसको हम लोग सेल भी कर सकते हैं क्योंकि ये नेगोशिएबल है, क्लियर। यानी कि अगर हम लोगों ने कहीं पे डिपॉजिट करवाया और उसका हमें सर्टिफिकेट मिला है और वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है तो हम लोग उसको सेल कर सकते हैं, क्लियर। इट्स अ डिफरेंट फ्रॉम द फिक्स्ड एंड टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट, जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल कैसे बैंक में पैसे रखते हैं कि भाई चलो मुझे 5 लाख रुपए की अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं 2 साल 3 साल के लिए उसको फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहता हूँ तो उसका इंटरेस्ट आपको मिलता है, या तो फिर आप 5 साल 10 साल के लिए रखते हो तो वो शायद डबल भी हो सकता है, क्लियर, उसका भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। बट ये उसके जैसा नहीं है, फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट नहीं है, ये क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। ये वाला सर्टिफिकेट आप सेल कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट का जो सर्टिफिकेट है ना उसको आप सेल नहीं कर सकते हो, क्लियर। दिस रिसिप्ट कैन नॉट बी सोल्ड, आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को सेल कर सकते हो, अगेन आई रिपीट इट, ये सर्टिफिकेट सेल हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट का और टर्म डिपॉजिट का सर्टिफिकेट जो है वो सेल नहीं हो सकता है, क्लियर। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर फ्री टू इशू एज पर लिमिट, कोई भी कमर्शियल बैंक है शेड्यूल है तो वो मतलब अपनी लिमिट के हिसाब से इसको फ्रीली इशू कर सकती है, बट उसका भी एक लिमिट है कि मिनिमम प्राइस ऑफ सर्टिफिकेट इज 1 लाख रुपीज़। आपको अगर ये सर्टिफिकेट डिपॉजिट ऑफ सर्टिफिकेट इशू करना है तो उसका मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 लाख रुपीज़ होना चाहिए, क्लियर गाइस। तो ये हो गया हमारा डिपॉजिट ऑफ सर्टिफिकेट। इसमें क्या है तो कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है, कोई भी कमर्शियल बैंक शेड्यूल बैंक है उसको इशू कर सकती है, नेगोशिएबल है सो दैट्स वाई हम लोग उसको सेल कर सकते हैं। ये फिक्स डिपॉजिट के जैसा नहीं है क्योंकि उसको सेल नहीं किया जा सकता, क्लियर। और कोई भी शेड्यूल बैंक जो है कमर्शियल बैंक वो अपने लिमिट के हिसाब से फ्रीली इसको इशू कर सकती है, बट उसका मिनिमम लिमिट कितना है, 1 लाख रुपीज़ का है, क्लियर। फिर नेक्स्ट वन इंस्ट्रूमेंट हम लोग देखते हैं कमर्शियल बिल्स। अब इसमें देखते हैं when goods are purchased or selling on a credit at that time trader issue a commercial bill। यहाँ पे guys आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा कि when a goods are purchased or selling ऑन क्रेडिट एट दैट टाइम ट्रेडर्स इशू अ कमर्शियल बिल, यानी कि हम लोग अगर कैश के बेसिस के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे और क्रेडिट के बेसिस के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें कमर्शियल बिल इशू किया जा सकता है, यानी कि जो ट्रेडर है जो बेचने वाला है वो क्या इशू करेगा, कमर्शियल बिल इशू करेगा, क्लियर। अगेन ये भी नेगोशिएबल है। इट इज़ अ अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे अ सर्टेन अमाउंट इन फुल, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होगी, अनकंडीशनल है ये, और आपको अगर बोला जाता है कि ट्रेडर ने बोला है कि मुझे फुल अमाउंट पे करो तो आपको करना भी पड़ेगा, क्लियर, क्योंकि हम लोगों ने उसके पास से कुछ परचेज किया होगा क्रेडिट के बेसिस के ऊपर और 2-3 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद अगर वो बोलता है कि आप बाकी का पूरा जितना भी पेमेंट है वो मुझे अभी के अभी पे करो तो हमें करना पड़ेगा, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। टाइप्स, उसके अलग अलग टाइप है कि कमर्शियल बिल के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट उन्हें एक्सचेंज बिल है, हुंडी है। ये हुंडी जो है वो गाइज वो पुराने ज़माने में यूज़ होता था, पहले 5 साल 10 साल पहले का जो अकाउंट है उसमें ये हुंडी वाला चैप्टर भी इंक्लूड था, क्लियर। फिर डिमांड बिल है, फॉरेन बिल है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के कमर्शियल बिल भी हो सकते हैं और वो किसके लिए इशू किए जाते हैं तो कि क्रेडिट पे अगर आप कुछ परचेज सेल करते हो तो उसके लिए इशू किया जाता है, क्लियर। व्हेन अ बिल इज ए ड्रॉन बाय द सेलर, यानी कि अगर सेलर जो बेच रहा है वो ये बिल बना रहा है एंड बायर दिस बिल बिकम्स अ ट्रेडर बिल। यहाँ पे आपको गाइस चेंजेस ये करना है कि अगर सेलर जो हमारा बायर है
उसके लिए अगर ये उसने बायर ने क्रेडिट के ऊपर अगर कुछ परचेस किया है और उसके लिए अगर वो कमर्शियल बिल इश्यू करता है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेडर बिल हो जाएगा। क्लियर? व्हेन अ बिल इज ड्रॉन बाय द सेलर drawn by the seller and buyer, this bill becomes a trader bill when this bill is accepted by the commercial bank। यानी कि जब भी सिर्फ बायर ने क्या किया होगा, क्रेडिट के ऊपर, यहाँ पे सिचुएशन कैसा होगा गाइस, देखो बायर क्या करता है तो कि क्रेडिट के ऊपर कुछ परचेस कर रहा है। क्लियर? सेलर क्या करेगा तो कि क्रेडिट के ऊपर उसको कुछ देगा। क्लियर? तो बायर क्या करेगा, सेलर क्या करेगा, बायर को ये बोलेगा कि भाई मुझे कमर्शियल बिल चाहिए, क्योंकि उसको कुछ तो गारंटी चाहिए ना। अगर बहुत ज़्यादा माल उसने बेच दिया है तो वो बायर के ऊपर कैसे भरोसा करेगा। क्लियर? तो उसमें क्या बनता है तो कि एक कमर्शियल बिल प्रिपेयर किया जाता है। तो जब भी बायर फर्स्ट टाइम जब भी उसके पास से क्रेडिट के बेसिस के ऊपर परचेस करेगा, सेलर उसको देगा और सेलर कमर्शियल बिल इशू करता है, कमर्शियल बिल ही इशू करता है बायर के नेम के हिसाब से कि भाई इस पर्सन ने इतना मतलब हमारे पास से यहाँ से क्रेडिट के ऊपर कुछ लिया है। क्लियर? और बायर क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा कि भाई हाँ मैंने यहाँ पे लिया है, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर होगा। क्लियर? व्हेन दिस बिल इज एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक, दिस बिल बिकम्स अ कमर्शियल बिल। और ये बिल कैसा होता है गाइस, हमें पता है कि ये नेगोशिएबल है। क्लियर? तो जब भी ट्रेडर और बायर ने मिलकर ये बिल बनाया होगा, एट दैट टाइम वो बिल कैसा है, ट्रेडर बिल है। बट अगर वो जो सेलर है वो सेम बिल लेके जाके बैंक में देता है कि भाई इस बंदे ने मेरे से इतना क्रेडिट के ऊपर बेसिस के ऊपर लिया है और मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है तो मुझे पैसे चाहिए, तो बैंक क्या करेगी, वो बिल ले लेगी और उसको अगर एक्सेप्ट करती है तो एट दैट टाइम वो क्या बन जाएगा, कमर्शियल बिल बन जाएगा। और बैंक क्या करेगी तो कि वो कमर्शियल बिल रख लेगी और जो बायर था जिसने क्रेडिट के ऊपर परचेस किया था उसके पास से पैसे लेगी और फिर वो किसको दे देगी, ट्रेडर को दे देगी। अगर रिक्वायरमेंट हुई तो ऐसी सिचुएशन हैपन हो सकती है, मैंने फॉर एग्जांपल बताया। क्लियर? यानी कि जब भी सिर्फ ट्रेडर और बायर के बीच में ये बिल इशू होगा, एट द टाइम वो ट्रेडर बिल बन जाता है और फिर जब भी बैंक उसको एक्सेप्ट करेगी तो वो क्या बन जाएगा, कमर्शियल बिल बन जाएगा। क्लियर? कमर्शियल बिल आर फॉर 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज। कमर्शियल बिल कम से कम हम लोग कितने दिन के लिए बना सकते हैं, या तो फिर इतने दिन का ही होता है, मतलब यू हैव ओनली 3 ऑप्शन, 30, 60 एंड 90। क्लियर? और नेक्स्ट वन हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, लास्ट वन इज कॉल एंड नोटिस मनी, यानी कि कॉल मनी एंड नोटिस मनी। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखते हैं, commercial banks have to maintain minimum cash balance as per the rules and regulation of RBI and it's called cash रिजर्व। ऑफ कोर्स गाइज, अगर हम लोग भी अगर बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बहुत सारी ऐसी बैंक है जो राइट नाउ जीरो बैलेंस पे आपको अकाउंट ओपन करके देती है, बट बहुत सारी ऐसी जो मतलब हाई मतलब वैल्यूएटेड जो बैंक है उसमें आपको मिनिमम 1000 रुपये या फिर 1500 रुपये या फिर 10,000 रुपये ऐसा बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। क्लियर? तो अगर एक नॉर्मल अकाउंट होल्डर के लिए इतना ज़रूरी है तो सारी जितनी भी बैंक है ना उसमें एक RBI का रूल्स है कि भाई कंपलसरी सारी बैंक को इतना मिनिमम बैलेंस तो मेंटेन करना ही पड़ेगा कैश का। क्लियर? ये एक RBI का रूल है, एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ RBI। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं तो कि कैश रिजर्व, यानी कि आपको रिजर्व रखना जरूरी होता है। क्लियर? वन बैंक कैन बोरो द मनी फ्रॉम द अदर बैंक फॉर द कैश रिजर्व। अगर कोई बैंक में ऐसा है कि चलो आज बहुत ही ज़्यादा कैश फ्लो हुआ है और हमारे पास इतना पैसा नहीं बचा है बट मेंटेन करना ज़रूरी है, रिजर्व RBI ने बोला है, सो दैट्स वाई। क्लियर? तो वो क्या कर सकती है, दूसरी बैंक से हेल्प भी ले सकते हैं कि भाई हमें रिजर्व मेंटेन करने के लिए आपके थोड़े से पैसे की हेल्प चाहिए, वो उसका जो भी प्रोफेशनल प्रोसेस होगा वो सब वो कंप्लीट करते ही है। क्लियर? ऑल द बैंक हैव टू मेंटेन कैश रिजर्व। सारी बैंक के लिए कंपलसरी है कि कैश रिजर्व मेंटेन करना ही पड़ता है। कॉल मनी मार्केट इंक्लूड्स, यानी कि कॉल मनी मार्केट में 2 टाइप्स के मनी इंक्लूड होते हैं, एक तो कॉल मनी एंड सेकेंड वन नोटिस मनी। तो पहले ये देखते हैं कि ये कॉल मनी क्या है और नोटिस मनी क्या है। क्लियर? तो फर्स्ट वन देखते हैं कॉल मनी। व्हेन मनी इज बोरोड, और यहाँ पे आपको और करना है, फॉर की जगह पे और, लेंट फॉर 1 डे इज कॉल्ड कॉल मनी। यानी कि अगर आप सिर्फ किसी के पास से या फिर किसी को देते हो, एक ही दिन के लिए आपका रिजर्व मेंटेन करने के लिए अगर कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, तो अगर हम किसी से लेते हैं और या तो किसी और को कम पड़ रहे हैं और वो हमसे लेते हैं और हम उसको लैंड करते हैं और सिर्फ 1 डे के लिए है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉल मनी कहेंगे। क्लियर? मोस्टली बैंक्स आर
इन द पार्टिसिपेंट इन कॉल मनी, सो इट्स कॉल्ड द इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। सारी बैंक ऐसे ना अंदर से ये कनेक्टेड ही होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये फिक्स होनी है ना कि आज कितना कैश फ्लो होने वाला है, कितना आने वाला है, क्लियर। तो हो सकता है कि कभी ना कभी रिजर्व कम बढ़ सकता है, तो ये सारी बैंक अंदरली इंटरली क्या होती है, कनेक्टेड ही होती है, और ये एक दूसरे की हेल्प करती है रिजर्व मेंटेन करने के लिए, बट सिर्फ कितने दिन के लिए, 1 दिन के लिए, क्लियर। यानी कि अगर आपने किसी से पैसे लिए, चलो आज हमारा रिजर्व कम बढ़ रहा है, हम लोगों ने किसी बैंक से ये 1 डे का कॉल मनी हम लोगों ने लिया, तो हमें कंपलसरी उसको विदिन अ 24 आवर उसको रिटर्न करना पड़ेगा, क्लियर। एंड इन शॉर्ट अगर जनरल लैंग्वेज में हम लोग बोलना चाहेंगे ना, तो 1 डे का लोन भी उसे कह सकते हैं, बट ये लोन कौन लेगा, तो कि एक बैंक दूसरी बैंक से लेगी, क्लियर। और फिर है नोटिस मनी। अब नोटिस मनी में क्या फर्क है, तो कि व्हेन अ मनी इज अ बोरोड और लेंट फॉर 2 to 14 days इट्स कॉल्ड नोटिस मनी। अगेन अगर आपका रिजर्व कम पड़ रहा है, आप किसी बैंक से हेल्प ले रहे हो और आप उतने दिन का यानी कि 2 से 14 दिन का अगर आप लोन लेते हो, 1 टाइप ऑफ लोन ही हुआ, क्योंकि हमारा कम पड़ रहा है तो हम किसी से हेल्प मांग रहे हैं, क्लियर। तो अगर आप सिर्फ एक ही दिन का लेते हो तो वो कॉल मनी बन जाता है, और अगर आप 2 to 14 days का लेते हो तो वो क्या हो जाता है, नोटिस मनी हो जाता है, क्लियर गाइस। तो ये हो गए हमारे 5 के 5 इंस्ट्रूमेंट फॉर द मनी मार्केट। एंड पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट गाइस 2 और 3 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉल मनी और नोटिस मनी आपको 1 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। आपको जितने भी हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट देखे उसमें बहुत सारे डेज वगैरह आपको देखने को मिले थे, अमाउंट्स देखने को मिला था, कुछ ईयर भी देखने को मिले थे, तो ये सारे 1 मार्क के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखना खास ज़रूरी है, ओके।